हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस विजुअल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। यार मुझे पता है, जब एग्जाम पास आता है और आप किसी चैप्टर का वो लंबा चौड़ा 7 घंटे का लेक्चर खोलते हैं तो डर लगना बिल्कुल नेचुरल है, स्पेशली जब बात सॉल्यूशंस जैसे वेटेज वाले चैप्टर की हो। पर आज हम उस डर को बिल्कुल गायब करने वाले हैं। हम इस पूरे बल्कि चैप्टर को हैक करके एकदम क्लियर और हाई यील्ड ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करेंगे, वो भी अंडर 10 मिनट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमने इस पूरे प्रोसेस को 5 सिंपल बकेट्स में तोड़ दिया है। 1. की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। 2. वेपर प्रेशर एंड लॉज। 3. आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। 4. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और 5. द वैन टॉफ फैक्टर। बस, अगर आपने मेरे साथ इन 5 स्टेप्स को मास्टर कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर एग्जाम डे तक आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाएगा। तो सीधा आते हैं अपने पहले स्टेप पर, सेक्शन 1 की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी मेजरिंग द सॉल्यूशन। अब देखिए, एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट, इसको प्रैक्टिकली नापने के अलग अलग तरीके होते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और यही आता है नीट और जेई का एक क्लासिक ट्रैप, मोलैरिटी वर्सेस मोलालिटी। मोलैरिटी में हम मोल्स को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? वॉल्यूम तो टेम्परेचर के बदलने से चेंज हो जाता है। गर्मी बढ़ी, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ और मोलैरिटी चेंज हो गई। पर दूसरी तरफ है मोलालिटी, जहां हम सॉल्वेंट का मास यूज करते हैं। मास को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोलालिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और कहीं ज्यादा रिलायबल मेजरमेंट है। ये डिफरेंस अपने दिमाग में हाईलाइट कर लीजिए, बहुत बार काम आएगा। Okay, moving on to section 2, vapor pressure and laws, यानी the governing rules। जब हम solutions बनाते हैं, चाहे वो लिक्विड में लिक्विड हो या लिक्विड में गैस, तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले 2 सबसे मैसिव रूल्स सामने आते हैं। इनमें सबसे पहला है राउल्स लॉ। ये लॉ एक्चुअली बहुत ही सिंपल बात कहता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस सॉल्यूशन में उसके कितने मोल्स हैं। सिंपली पुट, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, टोटल वेपर प्रेशर में उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल सीधा हिसाब है, ज्यादा पार्टिकल्स ज्यादा वेपर प्रेशर। इसको हम इंस्टेंटली कॉन्ट्रास्ट करते हैं अपने दूसरे रूल हेनरीज लॉ के साथ। जहां राउल्स लॉ नॉर्मली लिक्विड्स के लिए यूज होता है, हेनरीज लॉ गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को समझाता है। अगर आपको किसी लिक्विड में कोई गैस जबरदस्ती घोलनी है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको लिक्विड के सरफेस पर गैस का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रेशर, उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। ये लिटरली वही रीजन है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल को हमेशा इतने हाई प्रेशर पर सील क्यों किया जाता है। नाउ लेट्स हिट सेक्शन 3, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये एक रियलिटी चेक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हर मिक्सचर इतना ओबीडियंट नहीं होता कि वो राउल्स लॉ को परफेक्टली और ब्लाइंडली फॉलो करे। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच का ये डिस्टिंक्शन थियोरेटिकल क्वेश्चंस की एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। ध्यान से सुनिए। एक आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को बिल्कुल परफेक्टली ओबे करता है। उन्हें मिक्स करने पर ना तो हीट में कोई चेंज आता है और ना ही उनके वॉल्यूम में। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थोड़े बागी होते हैं, उनमें हमेशा डिविएशन होता है। पॉजिटिव डिविएशन में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, बॉन्ड वीक होते हैं, तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से बढ़ जाता है। वहीं नेगेटिव डिविएशन में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, टाइटली जुड़ जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और आपको पता है, जब ये नॉन आइडियल बिहेवियर अपनी एकदम एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाता है, तब जन्म होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का। ये ऐसे जिद्दी लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जो मिक्स होने के बाद बिल्कुल एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लगते हैं। इनका लिक्विड और वेपर फेस का कॉम्पोजिशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाता है। ये एक कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप इन्हें नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से भी अलग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक ही सब्सटेंस बन चुके होते हैं। ऑलराइट, अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 4 में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द फिजिकल इफेक्ट्स। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे फॉर्मूला हैवी और जेन्युइनली सबसे स्कोरिंग पार्ट है। और इन प्रॉपर्टीज की सबसे स्पेशल बात क्या है? ये सोल्यूट की आइडेंटिटी या नेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। इन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो है सोल्यूट पार्टिकल्स का टोटल नंबर। तो ध्यान से सुनिए, ये है अपने द बिग 4। नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद उसको उबालने के लिए ज्यादा आग, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
जिसका मतलब है जमाने के लिए और भी लोअर टेम्परेचर चाहिए। और नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकली हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के मेन पिलर्स हैं। इन चारों में से चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर पर थोड़ा और फोकस करते हैं। जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर सॉल्वेंट नेचुरल तरीके से सोल्यूशन की तरफ फ्लो करता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इस फ्लो को एग्जैक्टली रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है ना, वही अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है। बायोलॉजी या नीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए तो ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्रूशल हो जाता है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक जिसमें बेचारी सेल्स श्रिंक हो जाती हैं, और हाइपोटोनिक जिसमें सेल्स पानी पीकर स्वेल हो जाती हैं, ये सारे सॉल्यूशंस बेस्ड होते हैं। And finally, we arrive at section 5, the Van 't Hoff factor, the ultimate plot twist. सच बता रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट्स सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज रट लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर एग्जाम में उनका फाइनल आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही कॉमन ट्रैप में फंस जाते हैं। सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। क्या हो अगर आपका केयरफुली मेजर किया हुआ सोल्यूट पानी में जाते ही डिसोसिएट हो जाए, यानी टूट जाए। मान लीजिए आपने पानी में 1 मोल नमक यानी NaCl डाला। आपने बड़ी खुशी खुशी अपनी कैलकुलेशन में U से 1 पार्टिकल मान लिया, पर रियलिटी में पानी में जाते ही वो Na+ और Cl- में टूट गया। बूम! अब वहां 1 नहीं 2 पार्टिकल्स हैं। और याद है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर से मतलब है। तो आपकी सोची हुई प्रॉपर्टी सीधी डबल हो जाएगी और आपका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहीं पर हमारी जान बचाने आता है आई फैक्टर, यानी द वैन 't हॉफ फैक्टर। ये वर्चुअली एक मैंडेटरी फाइनल चेक है जो आपको हर हाल में करना है। किसी भी न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर निकालने से पहले 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सल्यूट पानी में टूट रहा है या शायद जुड़ रहा है? अगर हाँ, तो अपने फाइनल फॉर्मूला में इस आई मल्टीप्लायर को ऐड करना मत भूलना। सीरियसली गाइज, ये छोटी सी आई आपके -1 को सीधा +4 मार्क्स में बदल सकती है। तो दोस्तों, इस क्विक एक्सप्लेनर से हमने आज क्या सीखा? सक्सेस इन फिजिकल केमिस्ट्री isn't about memorizing 7 hours of content blindly. ये सिर्फ और सिर्फ इन ब्लूप्रिंट्स और कोर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के बारे में है। इस फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के बाद अब आपके दिमाग में इस पूरे चैप्टर का एक सॉलिड मेंटल मैप बन चुका है, जिससे अब आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्योर कॉन्फिडेंस के साथ टैकल कर सकते हैं। पर हमेशा की तरह जाने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ठंडी जगहों पर सड़कों से बर्फ हटाने के लिए अक्सर नमक क्यों छिड़का जाता है? हमने अभी जो बिग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीखी हैं, उनमें से ऐसी कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो इस पूरे प्रोसेस को लॉजिकली एक्सप्लेन करती है? थोड़ा सोचिए, इसका जवाब ढूंढिए और अपनी प्रेपरेशन को एक स्टेप और आगे ले जाइए। कीप लर्निंग, कीप विजुअलाइजिंग, और हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में।